है ना। गोलीय संधारित्र होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसा संधारित्र जिसमें धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं और उन दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखकर उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य किया जाता है। उसे हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं भाई? तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराई जा सकती लेकिन विद्युत ऊर्जा का प्रवाह किया जा सकता है, उसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ के नाम से, माने विद्युत फ्लक्स जो निकलता है, विद्युत बल रेखाएं निकल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती हैं लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, माने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। हर पदार्थ का अलग अलग परावैद्युतांक होता है, नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? सापेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, वही एप्सिलॉन आर जिसके पास होगा वो समझ जाइए कि परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र। ऐसे संधारित्र जिनमें धातु की दो प्लेटें, ऐसे संधारित्र जिनमें धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर, धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं तथा इन प्लेटों के बीच, किसी परावैद्युत पदार्थ को रखकर, इन प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखकर विद्युत ऊर्जा संचित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा संचित किया जाता है, उसे समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या होता है समानांतर प्लेट संधारित्र में? तो समानांतर प्लेट संधारित्र में धातु पदार्थ की बनी दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी d है। अब क्या किया जाता है? चाहे तो इसके बीच, दोनों प्लेटों के बीच में किसी क्या कर देंगे? परावैद्युत पदार्थ को रख देंगे, जैसे माइका हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है ना। तो उससे हो करके जब विद्युत बल रेखाएं क्रॉस करेंगी तो जो कण होंगे माध्यम के, उसमें से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके अपने अंदर रख लेंगे। अब क्या किया जाता है? तो एक प्लेट को बाहर किसी बाहरी स्रोत से आवेश दिया जाता है प्लस क्यू, ठीक है। जब इस धातु की प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे, तो बताया था पहले कि धातु के पदार्थ जो हैं बहुत ईमानदार होते हैं ना। किसी एक कण के पास आवेश आएगा तो वो सारे अपने पड़ोसी कणों को बराबर बराबर बांट देता है। मतलब जो भी आवेश आएगा वो पूरा का पूरा आवेश इस प्लेट के सभी कणों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समरूप बट जाएगा। अब जैसे ही ये धनावेशित होगा पहला प्लेट, इसके आसपास एक स्थिर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा और इसके आसपास जब स्थिर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा तो उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये दूसरा प्लेट भी रखा है। तो प्रेरण विधि एक हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, पदार्थ को आवेशित करने की प्रेरण विधि। कैसे करते थे? उससे
तो एक आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र के अंदर अनावेशित पदार्थ को रखते थे, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते थे, जिसके कारण एक सतह धनावेशित हो जाता था, दूसरा सतह ऋणावेशित हो जाता था। तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धन आवेश से आकर्षित होंगे तो इसके नज़दीक वाले सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसके पास वाला जो सतह है ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और विपरीत सतह से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ, तो विपरीत सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो विपरीत सतह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब इस धन आवेशित सतह को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, भूधृत कर देते हैं। ऐसा चिन्ह देखिएगा, समझिएगा अर्थ किया गया है। नहीं, बाहर से फेज एक लाइन तार खींच करके लाते हैं और हैंड पंप में चाहे एक रॉड गाड़ करके उसमें लगा देते हैं, वो अर्थ का काम करता है। तो उसी तरह से इसको अर्थ कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ हो जाएगा, माने धरती माता की गोद में चला गया। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसका जब खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा प्लेट क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और जितना इस पर आपने धन आवेश दिया है, इस पर उतना ही ऋणावेश अपने आप उत्पन्न होगा। अब यहाँ धन आवेशित प्लेट है और यहाँ ऋणावेशित प्लेट है, तो क्या होगा, धन आवेशित प्लेट से निकल करके विद्युत बल रेखाएं ऋणावेशित प्लेट की दिशा में जाएंगी ऐसे, जिसके कारण दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। और विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, विद्युत फ्लक्स क्रॉस करेगा, विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। या विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर गति करती हुई विद्युत ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी तय करती है, उन रास्तों को या काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहते हैं। हमारे विद्युत ऊर्जा जा रही है, तो जब विद्युत ऊर्जा जाएगी एक प्लेट से दूसरे प्लेट, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम के कण होंगे वो सारे अपनी क्षमता के अनुसार विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके संचित कर लेंगे। ऐसे माध्यम में जब निकलता था तो वो बर्बाद हो जाता था, यहाँ रहेगा तो संचित हो जाएगा, जब उसकी हमें ज़रूरत होगी तो फिर से उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इसका थ्योरी था। अब आइए टॉपिक डाल दीजिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक, यदि दोनों प्लेटों के बीच समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यदि दोनों प्लेटों के बीच हवा स्थित हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच हवा स्थित हो, फिगर बनाइए। जल्दी जल्दी कीजिए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हो गया। देखिए, माना कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसके
दोनों धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं d दूरी पर स्थित हैं। d दूरी पर स्थित। पैराग्राफ चेंज। यदि दोनों प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान क्रमशः +q एवं -q हों, तो हम जानते हैं कि +q आवेश से आवेशित प्लेट के कारण ऋणावेशित प्लेट की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अभी लिखिएगा नहीं। E = Q/4πε0 RS। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, गॉस थ्योरम जब पढ़े थे, कि किसी भी आकार का कोई पदार्थ हो, है ना, इसके अंदर मान लीजिए कोई आवेश है और आपसे पूछा जाए कि इसके सभी पृष्ठों से कुल कितना आवेश निकल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको एक गोले के अंदर ढक दीजिए, है ना, और कोई आकार अगर ना भी मिले तो गोला तो उससे तो ढक ही सकते हैं। और इस गोले को देखिए कि इस गोले के सतह से कितना फ्लक्स पार हो रहा है। इस गोले के सतह से जितना फ्लक्स पार होगा उतना ही इसके सभी पृष्ठों से मिलकर के फ्लक्स निकल रहा होगा, या जितना यहाँ से निकलेगा उतना इसको पार करेगा, है ना। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इस 4πr² को लिख देते हैं a। ठीक है, ये क्या है भाई? तो प्लेट का जितना क्षेत्रफल होगा तो इसको लिख देंगे हम लोग a। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? Q/A∈ बन जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1। याद रखिएगा ये कहाँ से आ गया। एवं विद्युत विभव वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा? E बराबर क्या होता है? E बराबर Q/4πε0 R² माने R×R, और V बराबर Q/4πε0 R। इसको अगर देखा जाए तो ये V के बराबर है, तो इसके जगह V अगर लिख दें हम तो E बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो V बराबर क्या हो जाएगा? ER। R क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हमने ये दूरी D रखी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ED। वैद्युत विभव V बराबर ED, इक्वेशन नंबर 6। आ रहा है ना समझ में? हाँ, नहीं आ रहा है? V बराबर ED। समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा? तो Q/A∈0 इक्वेशन नंबर। क्रम याद रखिएगा, जब भी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? पहले E निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर C निकालेंगे। धारिता C है ना, और धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। Q हमें मालूम है, V यहाँ से निकाल लिया, यही V का वैल्यू पुट कर देंगे, C निकल जाएगा। अतः संधारित्र की धारिता
संधारित्र की धारिता, बहुत आसान है, 5 नंबर का आता है, ये आएगा तो 3 नंबर का आएगा। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, इक्वेशन 4। समीकरण 3 से V का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 से V का मान 4 में रखने पर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V का मान रख देंगे Q इंटू V अपॉन ए एप्सिलॉन 0। क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन E। मतलब अगर हमें केवल ये पता हो कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है, तो एप्सिलॉन 0 का मान तो हमें मालूम ही है, हम निकाल सकते हैं कि उसकी धारिता कितनी है। आवेश ओवेश से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसके अंदर कितनी विद्युत ऊर्जा संचित करके रखी जा सकती है। और क्या मैसेज मिल रहा है कि एप्सिलॉन 0 का मान तो कांस्टेंट होता है ना, मतलब सी क्या, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी, और दूरी जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी कम होगी। मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर दोनों प्लेटों के बीच में हवा हो तो ये धारिता समानुपाती होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मुख्य रूप से 2 बातों पर, 2 कारकों पर निर्भर करती है। कब, जब दोनों प्लेटों के बीच हवा हो। कौन कौन से कारक भाई, तो एक प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 नंबर, तो ये सब दिमाग में रखना है। फिगर से आपको इस इक्वेशन से सारा मैसेज मिल जाता है। कौन कौन वेरिएबल है जिसका मान चेंज हो सकता है, उसी पर निर्भर करेगा। जिसका मान चेंज नहीं होगा उस पर क्या निर्भर करेगा, खाओ, है ना। लिख लीजिए ये, ठीक है, नीचे और लिख लीजिए ये भी। उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि, उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यदि, कंडीशन अप्लाई, यदि दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात स्थित हो। हवा या निर्वात नहीं होगा, कोई दूसरा माध्यम होगा तो उस माध्यम पर भी निर्भर करेगी ना। दूसरा लिख दीजिए टॉपिक, यही लिख दीजिए। हवा की जगह क्या लिख देंगे, कोई परावैद्युत माध्यम स्थित। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम स्थित हो, परावैद्युत माध्यम स्थित हो, यही के इसका परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन आर का माध्यम। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम स्थित हो। जल्दी फिगर बनाइए।
गया बाबू? थोड़ा धीरे धीरे बनाओ तो और बढ़िया। हमें लग रहा है बहुत फास्ट चल रहे हैं हम। फिर टेस्ट होगा तब पता चलेगा कितने फास्ट चल रहे हैं। चलो जून तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना बढ़िया है। हो गया? देखिए, माना कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है। माना कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं d दूरी पर स्थित हैं। एवं d दूरी पर स्थित है। यदि दोनों प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान, यदि दोनों प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान क्रमशः +q एवं -q तथा प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के हो, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? क्या करेंगे? पहले तीव्रता निकालेंगे। धनावेशित प्लेट के कारण, धनावेशित प्लेट के कारण ऋणावेशित प्लेट की सतह पर, ऋणावेशित प्लेट की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कौन बताएंगे? E बराबर ε0 के क्या होता है? E बराबर Q/4 पाई ε0 ε/r², है ना? तो 4 पाई r² को तो हमने क्या कह दिया? a, और ε/r का मान हो गया k। तो E बराबर Q/ε0 के, a ε0 के, Q/a ε0 के, यही केवल एक पड़ जाएगा इक्वेशन में, बाकी सब वैसे ही चलेगा। अतः वैद्युत विभव, अतः वैद्युत विभव क्या होगा? V = तीव्रता गुना दूरी PD, जिसका छापा पड़ता है नहीं। समीकरण 1 से E का मान 2 में फेंकने पर, समीकरण 1 से E का मान 2 में फेंकने पर नहीं, रखने पर, रखने पर V बराबर Q/a ε0 k × d, इक्वेशन नंबर 3। पुनः हम जानते हैं कि, पुनः हम जानते हैं कि दिव्यांशी क्या जानते हैं? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V
इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 से v का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 से v का मान 4 में रखने पर क्या होगा? C = Q अपॉन v का मान Q × D अपॉन A एप्सिलॉन 0 के, Q कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 के ऊपर जाएगा, C = A एप्सिलॉन 0 के अपॉन। अब इसमें धारिता किस किस बात पर निर्भर कर रही है? तो यही एक केवल कांस्टेंट है, बाकी तीनों के मान पर निर्भर करेगी। मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। बीच वाले पदार्थ का, दोनों प्लेट के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, एप्सिलॉन r का मान जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा ऊर्जा को सोखेगा अपने अंदर, तो उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन तीनों के मान पर निर्भर करता है। नीचे लिख लीजिए, उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि, उपरोक्त समीकरण से हम पाते हैं कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत पदार्थ के, उनके बीच स्थित परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सापेक्ष वैद्युतशीलता, तो पहचान में आ जाएगा तो वही सापेक्ष वैद्युतशीलता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के समानुपाती, समानुपाती तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आएगा तो यहीं तक छोड़ देना है करके, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ये इसलिए नोट करा दिया कि एक नंबर में आ जाता है तो आपको याद रहेगा, लिखा रहेगा। सूत्र तो हमारा यहीं पे सिद्ध हो गया है ना, जैसे मंत्र सिद्ध हो जाता है, ग्रहण में कीजिए चाहे नवरात्रि में कीजिए, नहीं सब मंत्र का अलग अलग संख्या है। तो मंत्र कितना, कहाँ बैठ करके कितनी बार जाप कीजिएगा, कितना हवन कीजिएगा तो सिद्ध हो जाएगा ना। घर में कीजिएगा तो कितना करना पड़ेगा, शिवाला में कीजिएगा तो कितना करना पड़ेगा, श्मशान में बैठ के कीजिएगा तो कितना करना पड़ेगा, सबकी संख्या है। कितना अघोरी सब होता है श्मशान में बैठ के मंत्र सिद्धि करता है, काम के मंत्र का जाप। एक टॉपिक लिख लीजिए, कल करेंगे। देखो कितना पाठ चल रहा है, पूछिए तब पता बताइए। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो, आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो। आंशिक माने थोड़ा दूर में परावैद्युत माध्यम, हमने पूरे में नहीं भरा, इसमें थोड़ी दूर में डाल दिया ऐसे।
ये परावैद्युत माध्यम हो गया। इसके इधर भी हवा है, इसके इधर भी हवा है। इतनी मोटाई केवल परावैद्युत माध्यम का है। मान लिया इसकी मोटाई T है ना। छोड़ दीजिए, फिगर भी कल बनाएंगे, कल फिर से समझेंगे। समय तो घंटा तो नहीं देखते, 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, घंटा नहीं देखना चाहिए। हाँ, बच्चे का सोचते हैं कि सर जी आज थोड़ा कम ही पढ़ाया लगता है, फीस तो